जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई महीने के प्रथम वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को और विथ स्टैटिक जीके को भी। यह आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक वीकली करंट अफेयर दोस्तों, जो जुलाई महीने के प्रथम वीक का है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व कप 2024 किस देश ने जीता है? तो आईसीसी T20 विश्व कप 2024 जीता है अपने प्यारे देश भारत ने। अब देखो दोस्तों, हम आज जानेंगे संपूर्ण जानकारी T20 वर्ल्ड कप के बारे में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 शुरू हुआ था 1 जून को और फाइनल हुआ 29 जून 2024 को। ये 9वां संस्करण था। इसमें कुल टीमें 20 थी। मेजबानी किया गया था वेस्ट इंडीज और अमेरिका के द्वारा संयुक्त रूप से। कुल खेले गए मैच थे 55। जो फाइनल हुआ था 29 जून को, वो हुआ था केसिंगटन ओवल में। ये बारबाडोस का स्टेडियम है। दोस्तों, विजेता कौन था? तो अपना प्यारा देश भारत था। और वो विजेता कौन रहा? तो साउथ अफ्रीका रहा। भारत ने 7 रन से जीता साउथ अफ्रीका से T20 विश्व कप 2024। विजेता राशि को दिया गया 20.42 करोड़ रुपए और उपविजेता को दिया गया दोस्तों 10.67 करोड़ रुपए। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता विराट कोहली ने और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता जसप्रीत बुमराह ने, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है वो है आईसीसी। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। और इसके चेयरमैन कौन है? तो जियोफ एलर्डिस दोस्तों इसके सीईओ है। आईसीसी के सीईओ कौन है? जियोफ एलर्डिस। और अगर चेयरमैन के बारे में बात की जाए तो चेयरमैन कौन है? तो ग्रेग वारकेले हैं आईसीसी के चेयरमैन, मेरे प्यारे दोस्तों। देखो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था सूर्य कुमार यादव को। सर्वाधिक रन किसने बनाया था? तो रहीमुल्लाह गुरबाज ने, जो अफगानिस्तान के हैं। इन्होंने 218 रन बनाया था। सर्वाधिक विकेट लिया गया था अर्शदीप सिंह के द्वारा और फजल हक फारूकी के द्वारा। दोनों ने कुल 17 विकेटें लिए। T20 वर्ल्ड कप 2024 दोस्तों कहाँ हुआ था? तो मैंने तुरंत बोला आपको अभी कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत हुई 2007 में। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। विजेता कौन था? भारत। और उपविजेता कौन था? तो पाकिस्तान था दोस्तों। देखो, भारत ने अभी तक 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। एक बार जीता 2007 में, एक बार जीता 2024 में। इंग्लैंड ने भी 2 बार जीता है, 2010 और 2022 में। वेस्ट इंडीज ने भी 2 बार जीता है, 2012 में और 2016 में। पाकिस्तान ने 2009 में जीता है, श्रीलंका ने 2014 में जीता है और ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में जीता है T20 वर्ल्ड कप। और 2024 में किसने जीता? तो भारत ने जीता। ये 9वां संस्करण था, याद रखना। पहला संस्करण कब हुआ था? 2007 में। 9वां कब हुआ दोस्तों? 2024 में हुआ। दोस्तों, IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2024 में भारत का स्थान क्या है? IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 72 सिंगापुर, डेनमार्क और अमेरिका क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। दोस्तों, टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों इंग्लैंड करेगा और इंग्लैंड के लंदन में होगा इसका आयोजन। दोस्तों कहाँ होगा? इंग्लैंड के लंदन में इसका आयोजन होगा। लंदन जो है ये टेम्स रिवर के किनारे है, लंदन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में है लखीमपुर खीरी जिला, जहां पर बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित होगा। मकई, सूरजमुखी या चुकंदर जैसी प्राकृतिक सामग्री से बना हुआ होगा दोस्तों यह। और बायोडिग्रेडेबल पर्यावरण प्रदूषण को कम करेगा। बायोप्लास्टिक पार्क जो कहाँ बन रहा है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बन रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने न्याय प्रदान करने के लिए पहले गवाह संरक्षण योजना की शुरुआत की है? तो पहले गवाह संरक्षण योजना की जो शुरुआत की गई है, ये असम के द्वारा की गई है। और असम में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है, ये कहाँ पर है? तो असम में है। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 1 जुलाई को, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे दोस्तों। देखो दोस्तों, अब 1 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी वो 1 जुलाई 1949 को हुई थी।
इसीलिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट है रंजीत कुमार अग्रवाल। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस बैंक ने ग्रामीण और अर्ध सहकारी बाजारों के लिए यूनियन प्रीमियम शाखाएं शुरू की है? ऐसा कौन सा बैंक है जिसने ग्रामीण और अर्ध शहरी बाजारों के लिए यूनियन प्रीमियम शाखाएं की शुरुआत की है? तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। अब देखो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। कहाँ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर? तो क्या बोलोगे आप? मुंबई में है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 1919 को हुई थी। और इसके फाउंडर कौन है? सेठ सीताराम पोद्दार हैं इसके फाउंडर। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? तो ए मनी मेखलाई इसके सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है, चिल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को किस बैंक के नए अध्यक्ष बनाए हैं? चिल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी किस बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य की इगतपुर झील में पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है? तो महाराष्ट्र के इगतपुर झील में दोस्तों भारतीय रेलवे ने अपना पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है। अब देखो दोस्तों, कहाँ पर इंस्टॉल किया है? तो महाराष्ट्र में। किसने किया? भारतीय रेलवे ने। तो रेलवे के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो हम देख लेते हैं। देखो, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था 1924 से 25 में एक वर्ग समिति की सिफारिश पर। और रेल बजट को आपस में दोस्तों रेल बजट को आम बजट से में मिला कब दिया गया? 2017 में मिला दिया गया। पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, मध्य रेलवे मुंबई, पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में इसका मुख्यालय है, उत्तरी पश्चिम रेलवे जयपुर, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे मालेगांव, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर हुगली में है। हुबली में दोस्तों, कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? हुबली में। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर बिलासपुर में है। कोलकाता मेट्रो रेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम में। भारतीय रेलवे का 18वां मंडल जो है वो दक्षिण तटीय रेलवे है। और भारतीय रेलवे का 18वां मंडल दोस्तों दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में। रेल बजट को आम बजट में दोस्तों कब अलग किया गया था? तो 1924 से 25 में एक वर्ग समिति की सिफारिश पर। और रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था 2017 में मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने देश में 1 जुलाई 2024 से इंडियन पिनल कोड की जगह कौन सी संहिता लागू किया है? तो भारतीय न्याय संहिता लागू किया गया है। किसके द्वारा लागू किया गया दोस्तों? केंद्र सरकार के द्वारा। 1 जुलाई 2024 से आईपीसी के जगह दोस्तों क्या आ गया? तो भारतीय न्याय संहिता आ गया है। अब देखो दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से बनती है वो देख लो। आईपीसी को थॉमस बॉबी गटन मैकाले की अध्यक्षता में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में स्थापित भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश पर तैयार किया गया था और 1962 में ब्रिटिश शासन में भारत में लागू किया गया था दोस्तों। तो भारत में आईपीसी को कब लागू किया गया? 1862 में ब्रिटिश शासन में लागू किया गया था। 21 दिसंबर 2023 को भारत की संसद ने मौजूदा क्रिमिनल कानून को बदलने के लिए 3 आपराधिक कानून को पारित किया था। मौजूदा दोस्तों 3 क्रिमिनल कानून थे, उसको खत्म कर दिया और वहां पर 3 नए कानून को पारित कर दिया गया। अब वो 3 नए कानून कौन कौन से है देख लो। इंडियन पिनल कोड की जगह हो गया भारतीय न्याय संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह हो गया भारतीय साक्ष्य संहिता, और कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसे 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी और इस कानून को 1 जुलाई 2024 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अब देखो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और भी है। मर्डर के खिलाफ कार्रवाई होती थी 300 आईपीसी धारा 302 के तहत, अब होगा बीएनएस धारा 101 के तहत। धोखाधड़ी पहले 420 में था, अब चला गया भारतीय न्याय संहिता धारा 318 में। रेप दोस्तों 375 के तहत कार्रवाई होती थी, अब होगी
बीएनएस धारा 63 के तहत। गैंगरेप था पहले 376 के डी में, अब चला गया 70 में दोस्तों। गैर कानूनी सभा जो होती थी वो 141 से 144 के तहत होती थी। अब होगा बीएनएस धारा, भारतीय न्याय संहिता धारा 187 से 189 दोस्तों। दंगा पहले था 146 में, अब चला गया 191 में। दहेज हत्या दोस्तों था 307 में, अब चला गया 109 में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। हत्या का प्रयास दोस्तों 307 में था, चला गया 109 में। मानहानि था 499 में, अब चला गया 356 में। किडनैपिंग दोस्तों, किडनैपिंग में जो कार्रवाई दोस्तों, जो अपराध किडनैपिंग अपराध था, इस पे जो कार्रवाई होती थी वो आईपीसी धारा 359 के तहत होती थी, अब होगा 127 के तहत। हमला दोस्तों 351 के तहत होता था, अब होगा भारतीय न्याय संहिता धारा 130 के तहत। पीछा करना पहले था 354 के डी में, अब चला गया 78 में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। देखो बीएनएस में कुल 356 धाराएं हैं, नई धाराएं लगभग 8 जोड़ी गई, जैसे कि शादी का झांसा देकर यौन शोषण करना अब अपराध है। मॉब लिंचिंग के लिए धारा दोस्तों ऐड की गई। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए अलग धारा, इसमें डकैती, चोरी, कब्जा, हथकरी, साइबर क्राइम इत्यादि शामिल किया गया। आतंकवाद को क्रिमिनल कानून में शामिल किया गया मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। देखो पब्लिक सर्वेंट को ऑफिशियल ड्यूटी से रोकने के लिए सुसाइड का प्रयास अब अपराध होगा। धारा 69 के अनुसार किसी भी महिला से शादी का झूठा वादा करके या उसे नौकरी और प्रमोशन का लालच देकर यौन संबंध बनाने पर भी और रेप न हुआ तो भी 10 साल की सजा दोस्तों, 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। ये नई चीज दोस्तों जोड़ी की है। धारा 70 के 2 के तहत नाबालिग के साथ गैंगरेप या गैंगरेप की कोशिश करने पर अपराध में शामिल हर व्यक्ति को फांसी तक की सजा हो सकती है। धारा 70 के 1 के तहत किसी वयस्क महिला के साथ गैंगरेप के अपराध में भी उम्र कैद और कम से कम 20 साल की कैद की सजा हो सकती है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अर्थात सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह किस संहिता को लागू किया गया है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस लागू किया गया है। दोस्तों कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह क्या लागू कर दिया गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू कर दिया गया है। देखो दोस्तों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल धारा जो है वो 533 है, 9 नए प्रावधान जोड़े गए हैं। देखो पुलिस स्टेशन जाए बगैर भी आप एफआईआर कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकेंगे दोस्तों एफआईआर। धारा 173 में 0 एफआईआर का प्रावधान किया गया है। घटना किसी भी क्षेत्र में हो एफआईआर होगी। ये सब दोस्तों नए प्रावधान जोड़े गए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। फोन पर केस की जानकारी मिलेगी एसएमएस के जरिए दोस्तों। महिला बच्चों पर अपराध की जांच 2 महीने के अंदर करने का प्रावधान है। धारा 46 के तहत व्यक्ति को अरेस्ट होने के बाद अपनी इच्छा से किसी भी एक व्यक्ति को अरेस्ट की जानकारी देने का अधिकार दिया गया है तथा वीडियोग्राफी भी होगा। ये जोड़ा गया मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। देखो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2024 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह किस संहिता को लागू किया है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह दोस्तों कौन सा संहिता लागू किया गया है? तो भारतीय साक्ष्य संहिता लागू कर दिया गया है, बीएसएस लागू कर दिया गया है। अब देखो दोस्तों भारतीय साक्ष्य संहिता में कुल धारा जो है वो 170 है। पुलिस को दिया गया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होगा और ई डॉक्यूमेंट भी अब सबूत होंगे। ये 2 बातें नहीं आई है इसमें दोस्तों। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक किस देश के पर्ल हार्बर में शुरू हुआ है? तो अमेरिका के पर्ल हार्बर में शुरू हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक सैन्य अभ्यास, और इसमें आईएनएस शिवालिक पार्टिसिपेट कर रहा है। देखो भारत और जापान के बीच जिमैक्स सैन्य अभ्यास हुआ था और जिमैक्स में दोस्तों आईएनएस शिवालिक शामिल हुआ था। जिमैक्स जो हुआ ये कहाँ हुआ था? जापान के योकोसुका में हुआ था। और रिमपैक हो रहा है अमेरिका के पर्ल हार्बर में। इसमें कुल 29 देश शामिल हो रहा है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है किस देश ने नए बैंक नोट में होलोग्राफी तकनीकी का इस्तेमाल शुरू किया है? किस बैंक ने दोस्तों किस देश के बैंक ने नए नोटों पर होलोग्राफी तकनीकी का प्रयोग शुरू किया है, इस्तेमाल शुरू कर दिया है? तो जापान ने। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब जापान के संसद का नाम डाइट है। अगला प्रश्न है एयर इंडिया किस राज्य के अमरावती जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र में। अब देखो एयर इंडिया करेगा तो एयर इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1932 को हुई थी। एयर इंडिया के चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखरन है एयर इंडिया के चेयरमैन। सीईओ कौन है? कैंपबेल विल्सन है।
और एयर इंडिया की स्थापना कब दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? JRD टाटा के द्वारा की गई थी एयर इंडिया की स्थापना। अगला प्रश्न है, भूपेंद्र सिंह रावत का 85 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। इनका संबंध किस खेल से है? तो भूपेंद्र सिंह रावत का संबंध है फुटबॉल से। किससे है दोस्तों? फुटबॉल से। अब फुटबॉल से है तो फुटबॉल के महत्वपूर्ण स्टेडियम को जानेंगे। विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम कोलकाता में है, वेम्बले स्टेडियम लंदन में है, ब्रुकलैंड स्टेडियम कहाँ है? तो इंग्लैंड में है ब्रुकलैंड स्टेडियम, और अंबेडकर स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में है। देखो, फ्रांस और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। फुटबॉल में कुछ प्रमुख शब्दावली प्रयोग होते हैं: फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, टाई ब्रेकर और हैंडबॉल का संबंध किससे है? तो फुटबॉल में किए जाने वाले प्रमुख शब्दावली है। महत्वपूर्ण ट्रॉफी देख लो, रोबर्ट्स ट्रॉफी, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, आशुतोष मुखर्जी शिल्ड कप, BC राय कप, कोलंबो कप और मर्डेगा कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला। अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला की शुरुआत कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के टैले वन्यजीव अभ्यारण्य में सींग वाले मेढक की प्रजाति की खोज की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में है टैली या टैले वन्यजीव अभ्यारण्य, जहां पर सींग वाले मेढक की प्रजाति खोजी गई है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय जो होता है अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? तो नेफा है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहिना योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहिना योजना की शुरुआत जो हुई है, ये किस राज्य में हुई है? तो ये हुई है महाराष्ट्र में, और इसके तहत महिलाओं को मिलेगा प्रति महीना 1500 रुपये। याद रखना दोस्तों, किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सेफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है? सेफिरो फॉरेक्स कार्ड जो लॉन्च किया गया है, ये कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई 5 जनवरी 1924 को हुई इसकी स्थापना, और इसके MD एंड CEO कौन है? संदीप बख्शी हैं, ICICI बैंक के MD एंड CEO। अगला प्रश्न है, स्पेन में आयोजित 10वीं लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? स्पेन में आयोजित 10वीं लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो विश्वनाथन आनंद ने जीता है। अब स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो संचेज हैं, और स्पेन की करेंसी क्या है दोस्तों? तो यूरो है स्पेन की करेंसी, और स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांड युद्ध अर्थात बुल्स फाइटर। किस भारतीय गायिका की जीवनी स्वर स्वामिनी का विमोचन किया गया है? तो दोस्तों याद रखना, आशा भोसले की जीवनी है स्वर स्वामिनी, जिनका अभी हाल ही में क्या किया गया है? तो विमोचन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकार्नो फिल्म महोत्सव में कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो शाहरुख खान को दिया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा C। अगला देखो दोस्तों, GST दिवस कब मनाया गया? 1 जुलाई को मनाया गया। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अर्थात वस्तु एवं सेवा कर। तो भारत में जो GST है वो किस मॉडल पे आधारित है? कनाडा देश के मॉडल पे आधारित है। भारत में GST लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने दिया था। GST लागू करने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस है, इसने 1954 में लागू किया था। GST को लोकसभा में कब पारित किया गया था भारत में? तो 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया था, और राज्यसभा में पारित किया गया था 8 अगस्त 2016 को, और ये पूरे भारत में लागू किया गया दोस्तों कब? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। लेकिन दोस्तों राज्यों के बारे में बात करें तो सबसे पहला राज्य कौन था जिसने GST को अपने राज्य में लागू किया था? तो असम ने लागू किया था। कब? तो 12 अगस्त 2016 को लागू किया था। GST परिषद के अध्यक्ष कौन है? निर्मला सीतारमण है। GST जोड़ा गया संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो 279 के A में जोड़ा गया 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। GST लागू करने वाला पहला देश दोस्तों कौन है? तो फ्रांस है, और भारत का रैंक क्या है? तो 161वां है। GST की 5 दरें हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। GST में पंजीकरण संख्या कितनी है? 15 है, और GST का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 279 के A में है। अगला प्रश्न है, BCCI ने T20 विश्व चैंपियन भारत के लिए कितने करोड़ रुपए की पुरस्कार की घोषणा की है? BCCI ने विश्व चैंपियन भारत के लिए कितने करोड़ रुपए की पुरस्कार की घोषणा की है? तो 125 करोड़। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में, और इसके चेयरमैन कौन है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, मिनामी टोरोशिमा द्वीप किस देश में स्थित है? ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही दोस्तों है मिनामी टोरोशिमा द्वीप, जो जापान में है। कहाँ पर है? जापान में है।
तो जो दोस्तों जापान में है, ये चर्चे में क्यों है? शोधकर्ताओं ने हाल ही में मिनामी तोरोशिमा द्वीप के समुद्र तल पर लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन खनिजों का भंडार खोजा है, जो इलेक्ट्रिक कार बैटरी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये जो आपका मिनामी तोरोशिमा द्वीप है, इसे मार्कस द्वीप के नाम से भी जानते हैं और इस द्वीप का आकार जो है वो समबाहु त्रिभुज के करीब है। इसका निर्माण दोस्तों एक उभरी हुई प्रवाल भित्ति से इसका निर्माण हुआ था। किसका निर्माण? तो मिनामी तोरोशिमा द्वीप, जिसका एक और नाम है मार्कस द्वीप। दोस्तों अगला प्रश्न है, इंडियन एयरफोर्स ने किस राज्य के बेगमपेट हवाई अड्डे पर हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना में। दोस्तों तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद में ही है बेगमपेट हवाई अड्डा, जहां पर हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया गया है इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख के द्वारा। मेरे लाल एवं लालियो, देखो दोस्तों, तो इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? विवेक राम चौधरी हैं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। कौन है? तो विवेक राम चौधरी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है। दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल अनिल चौहान है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? दोस्तों उपेंद्र द्विवेदी। इंडियन नेवी डे कब मनाया गया? 4 दिसंबर को। और नेवल स्टाफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी है। अगला प्रश्न हमारा है, घुमंतु हाथू अर्थात नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच? मेघालय में हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और मंगोलिया के बीच होता है, प्रत्येक वर्ष होता है दोस्तों। और ये जो हुआ था, ये 16वां संस्करण था, जो मेघालय के उमरोह में हुआ था। तो मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोर है। और मंगोलिया की करेंसी क्या है? मंगोलियन तुगरिक। आयोजन कहाँ हुआ? मेघालय के उमरोह में हुआ और ये 16वां संस्करण था। 15वां संस्करण का आयोजन उलान बटोर में हुआ था। अगला प्रश्न है, मैत्री सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच होता है? तो मैत्री सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है भारत और थाईलैंड के बीच। भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है। देखो मैत्री सैन्य अभ्यास 2024 ये 13वां संस्करण था। इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? मैत्री सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ था? तो थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वचिरा प्रकन में हुआ था। और ये 12वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? मेघालय के उमरोह में। 13वां कहाँ हुआ? थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वाचिरा प्रकरण में हुआ। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। और थाईलैंड की करेंसी क्या है दोस्तों? तो थाईलैंड की करेंसी है थाई बहत। अगला प्रश्न है, डीक एस्कोफ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? डीक एस्कोफ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं डीक एस्कोफ। दोस्तों डीक एस्कोफ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? नीदरलैंड के। देखो इन्होंने मार्क रूट का स्थान लिया है। मार्क रूट जो है ये नाटो के महासचिव बनी है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और नीदरलैंड के प्रेसिडेंट कौन बन गए दोस्तों? तो नीदरलैंड के प्रेसिडेंट बन गए हैं आपके डीक एस्कोफ। कौन बन गए? डीक एस्कोफ। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो कोयला एवं खान मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कोयला और खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। जी किशन रेड्डी के द्वारा यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उम्मीदवारों के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। खान एवं कोयला मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं। देखो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। यह कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा ये जो निर्माण ऐप है, निर्माण पोर्टल, सॉरी ऐप नहीं पोर्टल, निर्माण पोर्टल जो है ये कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने परिचालन जिलों में मेधावी युवाओं के लिए एक अनूठी पहल है। देखो 2024 में प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी को 1 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और किसे दिया जाएगा? तो जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है और जो अनुसूचित जनजाति, महिला या तृतीय लिंग से संबंधित है, उन्हीं को दोस्तों यह राशि मिलेगी। अगला प्रश्न है, संपूर्ण जीव जंतु की सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो अपना प्यारा देश भारत बन गया है। कौन बना? अपना प्यारा देश भारत बना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हेल्थ साथी योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो हेल्थ साथी योजना की शुरुआत किया गया है पेटीएम के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? पेटीएम के द्वारा। अब पेटीएम के द्वारा किया गया है तो देखो पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। पेटीएम के फाउंडर और सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा हैं। और पेटीएम की स्थापना हुई थी अगस्त 2010 में। अगला प्रश्न दोस्तों है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं BN गंगाधर। डॉक्टर BN गंगाधर बने हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष। देखो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना हुई थी 25 सितंबर 2020 को। कब हुई थी?
तो 25 सितंबर 2020 को हुई थी। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? जगत प्रकाश नड्डा है। चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनी? डॉक्टर संजय बिहारी बने। कौन बने? चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनी? डॉक्टर संजय बिहारी। अगला प्रश्न है, तूफान बेरिल किस देश को तबाह किया है? तो तूफान बेरिल ने जमैका को तबाह कर दिया है। तूफान बेरिल दोस्तों जमैका को तबाह कर दिया है। जमैका कैरेबियन सागर और वेस्ट इंडीज में एक द्वीपीय राष्ट्र है। जमैका की राजधानी क्या है? किंगस्टन है जमैका की राजधानी। और जमैका की मुद्रा है जमैकन डॉलर। जमैका के प्रधानमंत्री कौन है? तो एड्रयू होलनेस है। कौन है? एड्रयू होलनेस है जमैका के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ऑल्सो 4 उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। अब जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जक्सा, अर्थात जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर टोक्यो में है। और जक्सा की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2003 को जक्सा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों है, हाल ही में किस राज्य ने एनटीआर भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो एनटीआर भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी। आंध्र प्रदेश के एक नेशनल पार्क का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में। देखो, तो ये एनटीआर भरोसा पेंशन योजना जो है, इसके तहत 65.31 लाख लाभार्थियों को के लिए 4,408 करोड़ रुपए का वितरण का शुभारंभ किया गया है। पेंशन को 3,000 रुपए से बढ़ा करके 4,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। और दिव्यांग व्यक्ति के लिए पेंशन को 3,000 रुपए से बढ़ा करके 6,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, ये एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के तहत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बलराम को किस राज्य के ट्रीमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बलराम को दोस्तों आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना, सॉरी दोस्तों, तेलंगाना के ट्रीमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? तो बलराम को, एन बलराम को। आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने बोला एशिया की अंडों की टोकरी बोलते हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद है। और हैदराबाद मूसी नीवर के किनारे है। दोस्तों, तेलंगाना के गवर्नर कौन है और मुख्यमंत्री कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने कर्नल एम.बी. रविंद्रनाथ द्वारा रचित कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट पुस्तक का विमोचन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक ने। किसने किया है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक ने ऐसा किया है। देखो दोस्तों, कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक ने क्या किया है? तो कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट पुस्तक का विमोचन किया है, जिसके लेखक है एम.बी. रविंद्रनाथ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सड़कों की जानकारी इस पे दोस्तों दे सकते हैं आप कि सड़कों में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर गड्ढे हैं, इसकी जानकारी आप दे सकते हैं। दोस्तों देखो, लोकपथ मोबाइल ऐप जनरल पब्लिक को सड़कों की समस्या की रिपोर्ट करने की सुविधा देगा और अधिकारियों की जिम्मेदारी की भी सुनिश्चित करेगा। इस ऐप को जो विकसित किया गया है मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के द्वारा इस ऐप को विकसित किया गया है। ऐप का नाम क्या है मेरे दोस्तों? तो लोकपथ मोबाइल ऐप। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 57 में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? तो लाओस करेगा। और लाओस को क्या बोला गया है? तो 1000 हाथियों की भूमि बोला गया लाओस को। लाओस को दोस्तों क्या बोला गया? 1000 हाथियों की भूमि। और लाओस की राजधानी क्या है? बितानती। और लाओस की करेंसी क्या है? कीप है लाओस की करेंसी। अब देखो, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। इसकी स्थापना हुई 1967 में। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो काओ किम हॉर्न है। देखो, आसियान में जो मेंबर हैं 10 देश ज्वाइन है, बुर्नोई, कोलंबिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसमें जुड़े हुए हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो कीर स्टार्मर बने हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कीर स्टार्मर। दोस्तों, ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। अगला प्रश्न है, किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति सील नागू को बनाया गया है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। पंजाब के राज्यपाल कौन है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अब राज्यों के न्यायालय के बारे में जानते हैं। तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था जो की गई है वो अनुच्छेद 214 के तहत की गई है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में है अनुच्छेद 215 के तहत। उच्च न्यायालय का गठन जो है ये अनुच्छेद 216 के तहत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति और अर्हताएं जो है ये अनुच्छेद 217 के तहत है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण जो है ये अनुच्छेद 219 के तहत है। न्यायाधीशों का वेतन भत्ता जो वर्णन किया गया है। राज्यों के न्यायालयों का दोस्तों, राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता का निर्धारण जो किया गया है ये अनुच्छेद 221 के तहत किया गया है। और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो की जाएगी राज्य न्यायालय में, राज्य उच्च न्यायालय में, वह अनुच्छेद 223 में किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में संकटग्रस्त स्तनपायी प्रजाति मैनलैंड सीरो देखी गई है? किस राज्य के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में संकटग्रस्त स्तनपायी प्रजाति मैनलैंड सीरो देखी गई है? तो असम में है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। असम में ही है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में किसने जीवन समर्थ पहल की शुरुआत की है? तो जीवन समर्थ पहल की शुरुआत की गई LIC के द्वारा। LIC इस जीवन समर्थ पहल के तहत एजेंसी की परिस्थितिकी तंत्र को बदलाव में लाना इसका उद्देश्य है। LIC का के अंदर में क्या गड़बड़ी है, क्या डेवलप करना चाहिए, इसको बदलाव करेगी LIC। अब LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर मुंबई में है। LIC की स्थापना हुई 1 सितंबर 1956 को और LIC के चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं LIC के चेयरमैन मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हुई है? प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन की शुरुआत हुई है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, देश का अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो देश का अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है राजेंद्र खन्ना को। दोस्तों ये पूर्व रॉ चीफ हैं राजेंद्र खन्ना। देखो दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है कौन? तो अजीत डोभाल हैं, इन्हीं के नेतृत्व में यह काम करेंगे। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो पवन कुमार और TV रविचंद्रन बने हैं। दोस्तों याद रखना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल। NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का फुल फॉर्म है NSA। एडिशनल NSA कौन बने? राजेंद्र खन्ना बने। और डिप्टी NSA कौन बने? पवन कपूर बने, TV रविचंद्रन बने और पंकज कुमार सिंह बन गए। अगला प्रश्न है, किसने दुनिया की पहली CNG बाइक को लॉन्च किया है? तो बजाज ने लॉन्च किया दुनिया की पहली CNG बाइक। देखो अभी CNG बाइक में क्या दोस्तों है, तो पेट्रोल मोड भी है और CNG मोड दोनों है। देखो इस जो CNG सिलेंडर है वो 12.5 लीटर का है, अर्थात 2 किलोग्राम का है। एक्स शोरूम कीमत इसकी कितनी है? तो 1,10,000 रुपए इसकी एक्स शोरूम कीमत है। तो बजाज ने लॉन्च किया दुनिया की पहली CNG बाइक। CNG का फुल फॉर्म क्या होगा, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो पंजाब नेशनल बैंक पर लगाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ। प्रथम इंडियन गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं RBI के गवर्नर वर्तमान में मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अब पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 19 मई 1894 को हुई। पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO कौन है? अतुल कुमार गोयल। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयाल सिंह मथीजा और लाला लाजपत राय के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, डुरंड कप 2024 के 133वां सीजन का आयोजन कहाँ होगा? तो फाइनल दोस्तों कोलकाता में होगा। कहाँ होगा डुरंड कप 2024 के 133वें सीजन का आयोजन? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों कोलकाता में होगा। देखो दोस्तों, डुरंड कप फाइनल 31 अगस्त 2024 को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम अर्थात विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम में खेला जाएगा। इसका आयोजन जो होगा वो 4 शहरों में होगा। कोलकाता में होगा, कोकराझार में होगा, शिलांग में होगा, शिलांग में होगा दोस्तों, और जमशेदपुर में होगा। देखो कोलकाता में जो होगा, कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम और किशोर भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में होगा। जमशेदपुर में दोस्तों JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों शिलांग में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। कोकराझार में साई स्टेडियम में होगा। डुरंड कप का संबंध है फुटबॉल से और पहली बार यह खेला गया था 1888 में। यह भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डुरंड कप। अगला प्रश्न हमारा है, दिव्य कला मेला का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो दिव्य कला मेला का आयोजन जो हुआ है ये भुवनेश्वर में हुआ है। और भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कम्प्लेक्स में हुआ है। कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कम्प्लेक्स में इसका आयोजन हुआ है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं विद्युत रंजन सारंगी। कौन बने दोस्तों? विद्युत रंजन सारंगी बने हैं झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक में भारत की 28 टीमों की सदस्य टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो नीरज चोपड़ा करेंगे। दोस्तों 28 सदस्यीय टीमों का नेतृत्व कौन करेंगे? तो नीरज चोपड़ा करेंगे, जिसमें 17 पुरुष शामिल हो रहे हैं। इस बार जो पेरिस ओलंपिक होगा, इस पेरिस ओलंपिक में 17 पुरुष शामिल होंगे और 11 महिला एथलीट शामिल होगी। दोस्तों याद रखना, इसका नेतृत्व कौन करेंगे? नीरज चोपड़ा। देखो, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1896 में एथेंस यूनान में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 1894 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो पियरे डी कुरबत्ने के द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दिमित्रियास वेकेलास थे। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा। कौन थे? सर दोराबजी टाटा थे। ओलंपिक मशाल को जलाने की परंपरा किस ओलंपिक में शुरू की गई? एम्स्टर्डम ओलंपिक में किया गया था और 1928 में किया गया था। ओलंपिक खेलों के शुभंकर की परंपरा को प्रारंभ कब किया गया था? तो 1968 में किया गया था और ये मैक्सिको सिटी वाले ओलंपिक में किया गया था। ओलंपिक ध्वज को एडवर्प ओलंपिक 1920 में फहराया गया था। देखो, ये जो ओलंपिक ध्वज है, सफेद कपड़ों से बने ध्वज की पृष्ठभूमि सफेद है, जिस पर 5 अलग अलग रंग के वृत्त बने हुए हैं। देख लो इमेज में दोस्तों आप। देखो और यह जो वृत्त है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह वृत्त जो है वो महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे जो नीला रंग का वृत्त दिख रहा होगा आपको इमेज में, वो यूरोप का करता है। पीला रंग जो करता है एशिया का, काला करता है अफ्रीका का, हरा करता है ऑस्ट्रेलिया का और लाल करता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, दोनों महाद्वीपों को। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के सुलावेसी द्वीप में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात गुफा पेंटिंग की खोज हुई है? तो इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे पुराना गुफा पेंटिंग की खोज की गई है। और कौन से द्वीप पर किया गया है? इंडोनेशिया के, तो सुलावेसी द्वीप पर किया गया है। कौन से द्वीप पर किया गया है दोस्तों? तो सुलावेसी द्वीप पर किया गया है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का हेडक्वार्टर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किस राज्य में 5.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे? तो मध्य प्रदेश में लगाए जाएंगे। और लोकपथ मोबाइल ऐप जो शुरू किया गया है वो मध्य प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया गया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत, एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत पर्यावरण दिवस के दिन 5 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बुद्धा जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाया था और उसी दिन यह योजना शुरू किया गया था, एक पेड़ मां के नाम अभियान। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक क्षमा दिवस कब मनाया गया है? तो वैश्विक क्षमा दिवस मनाया गया 7 जुलाई को। कब मनाया गया? 7 जुलाई को। देखो दोस्तों, अब तक जुलाई महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई। राष्ट्रीय सहकारी दिवस कब मनाया गया? तो 1 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय सहकारी दिवस। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? तो 2 जुलाई को दोस्तों कब मनाया गया? 2 जुलाई को मनाया गया। वर्ल्ड यूएफओ डे कब मनाया गया? तो 2 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड यूएफओ डे। मेरे प्यारे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? 6 जुलाई। और विश्व जूनोसिस दिवस, जूनोसिस क्या है? तो यह एक रोग है दोस्तों जो जानवरों से मानवों में फैलता है। तो ये जूनोसिस दिवस कब मनाया गया? 6 जुलाई को मनाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेस्कियन। कौन बने हैं? ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? मसूद पेजेस्कियन बन गए हैं ईरान के नए राष्ट्रपति। देखो दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति जो थे वो इब्राहिम रईसी थे। पहले इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। इसके बाद ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बने थे वो मोहम्मद मुकवर बने थे। जो ईरान के राष्ट्रपति दोस्तों थे वो अजरबैजान, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम था इब्राहिम रईसी, वो अजरबैजान में कीज, कलासी और खोदाफरिन बांध का उद्घाटन करने गए थे। और जब वह अजरबैजान से वापस लौट रहे थे तो उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हो गई। और उसी विमान में विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन भी शामिल थे दोस्तों। तो हेलीकॉप्टर अजरबैजान की सीमा से बाहर निकलते ही क्रैश हो गया। और इनके निधन के बाद जो ईरान के सर्वोच्च नेता थे उनका नाम था इमाम अली खामेनेई ने
5 दिनों के सार्वजनिक शोक की घोषणा भी की थी। फ्रांस की तरह ईरान में भी हर साल पर चुनाव होता है दोस्तों। फ्रांस की तरह ईरान में भी हर 4 साल पर चुनाव होता है। पिछला चुनाव जो ईरान में हुआ था वो 2021 में हुआ था और ईरान के जो राष्ट्रपति थे दोस्तों, उनका नाम क्या था? इब्राहिम रईसी, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हुआ था? तो निधन हो गया था। उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति जो बने कार्यवाहक वाले, वो कौन बनी? तो मोहम्मद मुखवर बनी। और अब वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति कौन बन गए? तो मसूद पेजेस्कियन बन गए। कौन बन गए? मसूद पेजेस्कियन, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। देखो दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष और चेयरमैन को जान लेते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। टाटा इंटरनेशनल के सीएमडी बने राजीव सिंघल। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने हैं चारुलता एस कर। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने कपिल देव। चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी जो बने एसबीआई के अध्यक्ष बनी है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के सीएमडी कौन बने हैं दोस्तों? एमडी और सीईओ कौन बने? सॉरी दोस्तों, जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कौन बनी? तो नवीन चंद्र झा बनी है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने? एंटोनियो कोस्टा। नाटो के कौन बने? मार्क रूट। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के कौन बने? अतुल कुमार चौधरी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी कौन है? गिरिजा सुब्रमण्यम। भारत संचार निगम लिमिटेड के कौन बने हैं निर्देशक दोस्तों? सुधाकर राव पापा बने हैं। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, पीएनबी मेटालाइफ के सीईओ कौन बने? समीर बंसल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है? कमल किशोर सोन। एलएनटी ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन है? आर शंकर रमन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? नलिन प्रभात। भारत के पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? नलिन नेगी है भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा की समिति के प्रमुख कौन बने हैं? नजमी वजीरी बनी है। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन है? जयश्री दास वर्मा। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के सीएमडी कौन बने? संतोष कुमार झा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिर्देशक कौन बने हैं दोस्तों? तो सदानंद बसंत दाते बनी है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन बने? पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष कौन बनी? तो राजीव कुमार बनी है। दोस्तों, सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने? राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने? नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे बनाया गया? अनुराग अग्रवाल को। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनी? तो हीरालाल समारिया बनी है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? जय शाह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? नीना सिंह। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? राहुल सरगोत्रा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन बनी? तो डॉक्टर BN गंगाधर बनी है। भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बनी? तो साइमन मैक बनी है दोस्तों ये था हमारा जुलाई महीने के प्रथम वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद स्टैटिक। तो दोस्तों, आपको इस 5 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न है, चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी किस बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? मिनामी टोरोशिमा द्वीप किस देश में स्थित है? डीक एस्कोफ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? और हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इस 5 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों, ये था हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर 1 से 7 जुलाई 2024 तक का। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।